तो मैं इसको रिकॉर्ड। ऑल राइट, हम जो है ना पेपर देखने लगे हैं जी नवंबर 22 का। और आपको मैं साइन करूंगा अब काम जो आपको करना है वीकेंड पे। इनफैक्ट जल्दी करना है ताकि मैं उसको देख भी सकूं कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर कि आप क्या लिख रहे हैं। अच्छा, अभी जल्दी से मैं इसको निकाल लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। जी, हमारा कोई पेपर आ गया जी नवंबर 2022। और इसमें हम देखेंगे, पहला ही पेपर है जी 3-1। इसको देखते हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था, आपको मैंने केस स्टडी भेजी थी। होपफुली आपने उसको पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो मैं जल्दी से एक ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा मैं सारे, और आपको साथ साथ असाइन भी करता जाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। अच्छा अच्छा, ओके। माइक ऑन नहीं हुआ हुआ, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। माइक तो मेरा ऑन ही है। कौन कह रहा है माइक ऑन नहीं है? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? सबको आवाज आ रही है? जी सर। आ रही है, अच्छा ओके, ऑल राइट। अच्छा, तो अब जल्दी से मैं आपको केस स्टडी के बारे में बता देता हूँ। ये मैंने खोल ली केस स्टडी। तो ये केस स्टडी जो थी ना, आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना है आगे से भी ना, आप इसको पढ़िए। अच्छा, तो ये एक कंपनी है एक्टिव प्ले, ठीक है जी, जो कि प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट बनाती है। और वो उसमें स्लाइड्स बनाती है, राउंड अबाउट्स बनाती है, और क्लाइंबिंग फ्रेम्स बनाती है। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि ये खाली सिर्फ असेंबल नहीं करती, ये जो है वो साथ में कंपोनेंट्स भी खुद ही बनाती है। ठीक है, सर आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही। अब आ गई ना? अभी आई थी, अब आ जी रही है। अब आ गई अब आ अच्छा, तो ये कंपोनेंट्स जो है ना वो भी खुद ही बनाती है। अच्छा, और इनके जो मेन कस्टमर्स हैं वो गवर्नमेंट है और स्कूल्स हैं जिनको ये बेचते हैं। अच्छा, और ये बहुत तेजी से बढ़ा भी बिजनेस। 2017 में इसको एक्सपैंड किया उन्होंने। लेकिन वो अब चाह रहे हैं कि अभी उनको प्रॉब्लम ये आ रही है कि कैपेसिटी उनकी अब नहीं रही मजीद प्रोडक्शन करने की। इसका मतलब उनको एक्सपैंड करने की जरूरत है। तो उसके लिए अब वो सोच रहे हैं कि वो किस तरह एक्सपैंड करें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि एक्सपैंड भी करें लेकिन रिस्क भी कम हो। अच्छा, अब उसके लिए उनका भाई एक ऑप्शन आया है पॉसिबल मर्जर का, कि एक ऐसी कंपनी है जो कि प्लास्टिक और स्टील स्टील कंपोनेंट बनाती है। ऑफ कोर्स इनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब ये प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट बनाते हैं तो उसके लिए प्लास्टिक और स्टील के कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये उनके साथ मर्ज करने का सोच रही है। कि जो एक्टिव जो एपी है ना, एक्टिव प्ले, यही है ना नाम? जी, एक्टिविटी प्ले, सॉरी। तो वो अब सोच रही है, लेकिन अब उसमें जो और वो ये कह रहे हैं कि अगर इनके साथ वो मर्ज कर जाएंगे तो इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी और कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। ऑफ कोर्स ज्यादा कंपोनेंट्स बनेंगे। लेकिन अब जो एससी है, वो करना तो चाह रही है इनके साथ मर्जर, लेकिन वो एक स्ट्रेंज सी ऑफर दे रही है। वो स्ट्रेंज ऑफर क्या है? तो वो कह रही है हम आपसे मर्ज करेंगे लेकिन हमें आप कैश में भी कुछ दें, और हमें अपनी कंपनी में माइनॉरिटी शेयर शेयर भी दें। नॉर्मली ये तो टेक ओवर में जो कंपनी खरीदती है वो शेयर खरीदती है ना और पैसे देती है। यहाँ पर मर्ज हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं मर्ज तब करेंगे जब आप हमें कैश में भी कुछ देंगे पैसे, और थोड़ा बहुत अपने शेयर्स भी दे देंगे माइनर से। अच्छा, एससी में स्ट्रक्चर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड है और वर्कर्स वहां पर स्किल्ड हैं और फ्लेक्सिबल हैं। ये आपने याद रखना है, स्किल भी है और फ्लेक्सिबल भी है। मतलब हो सकता वो एक से ज्यादा काम भी कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, आप जब चाहें वर्कर्स की अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहे हैं इन केस ऑफ हायर डिमांड तो वो भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल वर्कर्स। अच्छा, तो ये काम चल रहा है। अब वो इसमें अब वो सोच रहे हैं कि इसको हम अलग डिवीजन के तौर पर रखेंगे या इसको मर्ज करेंगे और दोनों को इकट्ठा चलाएंगे। बहरहाल ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। ऑपरेशन पे आ जाते हैं। तो अब ऑपरेशन में वो एपी जो है वो बैच प्रोडक्शन इस्तेमाल करता है और 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, यानी कि 20 डिफरेंट बैचेस बनाता है। वो यूज करता होगा 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। यहाँ पे जो वर्कर्स है वो अनस्किल्ड है, एक बात आपके सामने नजर आ रही है आपको, ठीक है। उधर अनस्किल्ड नहीं थे, राइट? आपने अच्छे से देखा, उधर वर्कर्स अनस्किल्ड नहीं है, यहाँ अनस्किल्ड है। तो और या वहां पे क्या है, सेमी स्किल्ड है, और उनको ट्रेनिंग भी बहुत थोड़ी दी जाती है। ठीक है। अच्छा, फिर प्रोडक्शन जो है वहां पे सेमी ऑटोमेटेड होती है। एक एम्प्लॉय जो है ना
वो मॉनिटर करते हैं मशीनरी को और फिनिश प्रोडक्ट्स को स्टोर कर देते हैं कस्टमर को डिलीवर करने से पहले। तो ये एक फर्क आ रहा है उसके अंदर और इसके अंदर, जिसको वो मर्ज करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स क्लैशेस आएंगे ना, फिर तो वे ऑफ डूइंग वर्क डिफरेंट है। अच्छा, ऑपरेशन मैनेजर कह रहा है, वो भी चाह रहा है कि 2 ओल्ड मशीन्स को रिप्लेस कर दे एक कंप्यूटर कंट्रोल मशीन के साथ। ठीक है, उससे वो कहते हैं कॉस्ट बढ़ेगी, कम होगी और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसके लिए उसने नीचे एक टेबल दिया हुआ है बाहर, ये हम इसको अभी फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, हम नहीं देख रहे टेबल को। हम एक नेटवर्क डायग्राम दी हुई है, इसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है जी। अच्छा, आगे हम चलते हैं कि अच्छा, एक चीज हम जरूर देख सकते हैं, हम टेबल को तो नहीं पढ़ते लेकिन हम ये चीज तो देख सकते हैं ना, क्या बोला कि ऑपरेशन मैनेजर ये कह रहा है, ये चीज कि वो कह रहा है जी कि अच्छा, हमारा ये प्रोजेक्ट है कि हम इसको कन्वर्ट कर दें कंप्यूटर कंट्रोल मशीन में, पुरानी मशीन को रिप्लेस करके। लेकिन एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही हैड यूज्ड नेटवर्क एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, नेटवर्क एनालिसिस पहली दफा इस्तेमाल कर रहा है तो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स आर वेरी हाई कि उसे नेटवर्क एनालिसिस को इस्तेमाल करना आता भी है कि नहीं, उसके पास कॉम्पिटेंट टीम है जो इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन कर सके, कंप्लीट कर सके। तो ये एक प्रॉब्लम है, वो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो अनसर्टेनिटी है। अच्छा, फिर ये भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, सप्लायर सिर्फ जो है ना, वो कह रहा है वो बी से जी एक्टिविटी तक रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि ए एक्टिविटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ए एक्टिविटी क्या है कि टेक डिलीवरी ऑफ न्यू मशीन, सारी बात है, वो डिलीवरी तो उन्होंने ही लेनी है ना। बार इसको हम आगे देखते हैं। ऑपरेशन मैनेजर कॉन्फिडेंट है कि वो इसको 14 दिनों में की डेडलाइन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, और 14 दिन में क्यों करना है उन्होंने, वो आगे चल के अभी बात हम करते हैं। ये डायग्राम बनी हुई है 14 दिन वाली। ठीक है, अब उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अब वो सोच रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट। गवर्नमेंट कह रही है कि हमें आप 100 क्लाइंबिंग फ्रेम दें और $70 का हमें फ्रेम आपने देना है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो मार्केट प्राइस है जिसपे वो बेचते हैं वो 110 है। नॉर्मली 110 का बेचते हैं, गवर्नमेंट 70 का मांग रही है। अब उनकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो वेजेस है, मटेरियल है, वो $50 का है। ठीक है, और जो करंट आउटपुट लेवल वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर जो उनकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जिसे फिक्स कॉस्ट बोलते हैं या ओवरहेड बोलते हैं, वो $30। तो अगर गौर करें तो $30 और $50, ये तो $80 बन गए। उनकी कॉस्ट ही $80 है करंट आउटपुट पे, तो वो $70 का कैसे बेचेंगे, मतलब कॉस्ट से भी कम पर बात आ जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपने। ठीक है। अच्छा, फिर द गवर्नमेंट रिक्वायर्स वेरी क्विक डिलीवरी ऑफ द क्लाइंबिंग फ्रेम, वो जल्दी भी चाहते हैं कि उनको पर टाइम नहीं है, या हाँ करें या ना करें। मार्केटिंग मैनेजर को समझ नहीं आ रही कि हमें क्या करना है, गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या ना करें। अच्छा, फिर एचआरएम आ गया। अच्छा, अब देखो ये ऑपरेशन की बात आ गई ना। अच्छा, फिर एचआरएम आ गया। अब एक वो क्या कह रहे हैं, एपी इज स्ट्रक्चर्ड बाय, अच्छा इसको ना मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले हम डायरेक्ट सवाल पे तो आए। ठीक है, एचआरएम की बात करते हैं अभी बात। एचआरएम नहीं, लेकिन चलो एचआरएम भी अगर देख लेंगे ना तो हमें फायदा ही होगा आगे। अगली बात बाद में करते हैं, एचआरएम को भी देख लेते हैं। अच्छा, एपी इज स्ट्रक्चर्ड बाय फंक्शन। अच्छा, यही से पता चल रहा है एपी इज स्ट्रक्चर्ड बाय फंक्शन, इसका मतलब क्या है भला, कोई बता सकता है मुझे? इसका मतलब है कि टॉप पे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं और नीचे फिर एम्प्लॉइज आ रहे हैं। इसका मतलब है एक डायरेक्टर मार्केटिंग होगा जो एक फंक्शन को हेड कर रहा है, एक डायरेक्टर ऑपरेशन होगा, एक डायरेक्टर फाइनेंस होगा। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेंट्रलाइज्ड है, इसी से पता चल रहा है। ठीक है, जहां फंक्शनल डिपार्टमेंट टॉप पे होते हैं वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एंड हैज 300 एम्प्लॉइज। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट हैज अ मैनेजर हु इज अकाउंटेबल टू अ डायरेक्टर। ठीक है, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर है लेकिन वो डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। ऑल लाइन मैनेजर्स फॉलो स्ट्रिक्ट कंपनी गाइडलाइंस which focus on control and centralization of decision making। देखा, उन्होंने क्या भी दिया कि डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है, ऊपर हिंट से पता भी चल रहा था। यानी कि अगर सेंट्रलाइज ना भी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइज्ड है। अच्छा, दिस हैज रिजल्टेड इन कॉस्ट बीइंग केप्ट लो, ineffective employees leaving and reputation of high quality products। क्यों? क्योंकि डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ले रही है, जो ज्यादा तजर्बा रखते हैं तो गलतियां कम होती हैं तो कॉस्ट कम है। और इनफेक्टिव एम्प्लॉइज, अभी उन्हें पता चल जाता है कि कौन ऑडिट फॉलो नहीं कर रहे, उनको निकालते हैं। और रेपुटेशन आपकी अच्छी डेवलप हुई हुई है हाई क्वालिटी के तौर पे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सारी कंट्रोल कौन कर रहा है, टॉप लेवल। तो सारे एम्प्लॉइज क्लियर हैं कि उन्हें क्या करना है, हर कोई अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा। अच्छा, however, managers are aware that employees increasingly feel that they are overworked and underpaid। ये एक बात आ रही है। The newly appointed HR manager has noted the following problems। अच्छा, वो क्या अंडरपेड है और
ओवरवर्क भी है, एम्प्लॉइज रिफ्यूजिंग टू वर्क ओवर टाइम, वो ज्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, लीगल चैलेंजेस टू हॉलीडे एंड सिक पे टर्म्स एंड कंडीशंस, ये भी प्रॉब्लम के उनको शायद सिक पे जब बीमार वगैरह होती हैं या हॉलीडेज हैं तो वो भी शायद उनको अच्छे से नहीं मिल रही, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो वो स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, 28 अनफेयर डिसमिसल अपील, 28 लोगों ने कहा है कि हमें डिसमिस किया गया है और ये अनफेयर है। अनफेयर डिसमिसल क्या होता है, जिसमें आपको जो आप पे जो एलिगेशन लगा है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर के मुताबिक नहीं है, क्योंकि फेयर डिसमिसल वो होता है, ऐसा डिसमिसल आप जिस पॉइंट पे डिसमिस कर रहे हैं एम्प्लॉय को, वो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर में लिखा होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, तो वो क्या, वो 28 अनफेयर डिसमिसल आ रही है, राइट। अच्छा, फिर कंप्लेंट्स अबाउट अथॉरिटेरियन मैनेजर्स हु नेवर लिसन टू एम्प्लॉय, ये तो समझ आ रही है, सेंट्रलाइजेशन में तो ऐसे ही होता है, वो नहीं सुन रहे एम्प्लॉयज की बात। फिर 40% इंक्रीज इन टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी कि वो क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट एचआरएम से हार्ड एचआरएम की तरफ जा रहे हैं, मेरा एम्प्लॉय जो परमानेंट थे उनको भी टेम्पररी कर रहे हैं, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो इसका मतलब वर्कर्स की तो केयर नहीं कर रहे वो। फिर मेनी फीमेल एम्प्लॉइज लीविंग ड्यू टू लो पे एंड लैक ऑफ प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, तो उस वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं, ना पे है ना प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज है, ये हार्ड एचआरएम को ही शो कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री जी इज अबाउट टू इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉयमेंट labor legislation that will require all businesses with 200 or more employees, अब इनके एम्प्लॉइज कितने हैं, 300, तो इन पे तो अप्लाई हो रही है ये लॉ। अलाउ ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी कि अलाउ करो कि ट्रेड यूनियन आपकी बिजनेस या एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज ट्रेड यूनियन का पार्ट हो, तो उससे तो उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी एम्प्लॉइज की, उससे एम्प्लॉइज को फिर वेजेस भी ज्यादा देनी पड़ जाएगी, अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी बिजनेस की, छुट्टियां भी देनी पड़ेंगी और पे भी देनी पड़ेगी, विद पे छुट्टियां होंगी। Demonstrate that management and workforces are cooperating, ये भी शो करें कि मैनेजमेंट और वर्कफोर्स में क्लैश नहीं है, तो क्लैश तो है, नजर आ रहा है, एक ये भी लॉ आ गया कि कॉपरेट करना जरूरी है आपको दोनों को। इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी फॉर डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी, ये भी कि आपको डाइवर्स वर्कफोर्स रखनी है, यानी कि कोई अनडिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी आपने किसी भी तरह से, कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए काम। अच्छा, अनडिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होता है, इनडिस्क्रिमिनेशन होता है ना, क्या ख्याल है आपका, सही नहीं कह रहा मैं, यही होती है ना। अच्छा, तो अब ये हम समझ आ गए आपको, और इक्वालिटी भी रखनी है, मतलब मेल हो फीमेल हो सबको बराबर ट्रीट करना है, जबकि आपने देखा कि फीमेल कहती हैं कि हमें तो हमारी पे और अपॉर्चुनिटी दी नहीं जा रही, तो यहाँ पर तो इक्वालिटी का ऑपोजिट जा रहे हैं, ठीक है ना, इनडिस्क्रिमिनेशन भी है और वो इक्वालिटी भी, इनडिस्क्रिमिनेशन चल रही है हाईएस्ट लेवल, फीमेल्स को प्रेफर नहीं किया जा रहा। अब हम चलते हैं सवालों पे। अच्छा, अब सवाल पे हम आ गए, तो सेक्शन ए जो है हमारा वो हम देखेंगे, और सेक्शन ए जो है ना वो समझ रहे हैं कि वो आपका P3 है, और सेक्शन 4 जो है ना वो हमारा P4 है, आपने इस तरह समझना है, क्योंकि पहले नहीं होते थे ना, दोनों पेपर अलग अलग था। अच्छा, और मैं सवाल को भी चेंज करता जाऊंगा साथ साथ, जो पुराने पैटर्न का उसको नए पैटर्न पे बनाता जाऊंगा। अब ये लिखा हुआ है एनालाइज टू पॉसिबल डिसएडवांटेजेस टू एपी ऑफ अ मर्जर विद एससी, तो अब आपने क्या करना है जी, पहली बात कि ये सवाल जो है जरा ध्यान में रखें, ये सवाल अब आता है 8 नंबर का, ठीक है, ये 10 नंबर का नहीं आता, ठीक है, तो 8 नंबर का सवाल होगा, आपने इसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है, एक बात। दूसरा, इस सवाल में 8 नंबर में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, कि इसमें आपको 2 नंबर नॉलेज के मिलते हैं, लेकिन लेवल 1, मतलब आपको लेवल 1 नॉलेज शो करनी है। हमने पढ़ा है कि लेवल 1 नॉलेज क्या होती है, जिसको नहीं पता वो बाद में पूछ सकता है। आपको 2 नंबर एप्लीकेशन के भी मिलेंगे, वो भी लेवल 1, यानी कि आपने अगर 2 डिसएडवांटेज शो करने हैं तो आपको दोनों में लेवल 1 नॉलेज भी शो करनी है और दोनों में लेवल 1 एप्लीकेशन भी शो करनी है। फिर हम आ जाते हैं एनालिसिस पे, उसके भी 2 नंबर हैं, और वो चाहिए लेवल 2। लेवल 2 क्या है, कि दोनों डिसएडवांटेज बताते हुए आपने चेन ऑफ एनालिसिस बनाना है, और वो इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है जी। लेवल 2 एनालिसिस हो गया, फिर उसके बाद हमारे पे आ गया जी एवल्यूशन, वो 6 नंबर की है, और वो भी लेवल 2 है। ओहो, गलत चला गया मैं भी है ना, सवाल कर करके मेरा भी दिमाग आउट हो गया है, ये तो है ही 8 नंबर का, और मेरे ख्याल है यही पूछ रहे होंगे, अभी एक मैसेज भी आया हुआ है। तो 8 नंबर में
ये लेवल 1 एप्लीकेशन, लेवल 1 नॉलेज और एनालिसिस के बाकी नंबर होते हैं 4। ठीक है, और वो लेवल 2 होता है, यानी कि आपको चेन बनानी है और इन कॉन्टेक्स्ट। सर 4 नंबर नहीं होते। हाँ जी नकाश बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसे ही होता है। तो ये 2+2+4 बन गए 8 नंबर। अच्छा, अब ये जो सवाल है आसान है, आपने केस की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है। लेवल 1 नॉलेज भी मुझे नजर आए, लेवल 1 नॉलेज आप डेफिनेशन देके भी हासिल कर सकते हैं, और आप अपने नॉलेज पॉइंट को मेंशन करके, यानी कि एनी बिजनेस कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम द सिलेबस, वो मेंशन करके भी लेवल 1 आ सर सकता है। इसमें हम मर्जर को डिफाइन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, लेवल 1 नॉलेज के लिए अब ये सवाल मैंने नहीं करना, क्योंकि मैंने थोड़ी सवाल करी जाने हैं, आपने देखते जाने हैं, आप करेंगे। आप मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 आप में से कौन अटेम्प्ट कर रहा है? कोई से 2 बच्चे बता दें, कोई से 2 कौन है? अच्छा, मैं फिर साइन कर देता हूँ खुद से। अच्छा, लेवल 1 जो है ना, वो एक ऐसा करते हैं कि अचीव कर लेते हैं जी। एक मनाल, आप कर लो। मनाल, आर यू कंफर्टेबल विद इट? Yes, sir. अच्छा, और दूसरा जो है ना, वो अटेम्प्ट आप इस्माइल सोहेल आपने करना है, राइट? 8 मार्क का क्वेश्चन आप दोनों ने अटेम्प्ट करना है और मुझे भेज देना है, ठीक है? अच्छा, भेजना कब है? आज जो है वो थर्सडे है, तो आप फ्राइडे की रात तक मुझे भेज दें, ताकि मैं उसको देख लूं, क्योंकि मैं इसको क्लास में ही डिस्कस करूंगा। जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे ना कैंडिडेट रिस्पॉन्स, उस तरह ही डिस्कस होगा, तो इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये आप दोनों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है जी? और मुझे फ्राइडे की रात तक, मिडनाइट तक भेज दीजिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और मैं ये इसके क्वेश्चन भी भेज दूंगा आपको, ठीक है, ग्रुप में, ये वाले। अच्छा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कौन सा जी? ये आ गया जी। अच्छा, ये नेटवर्क डायग्राम का सवाल है। रेफर टू द नेटवर्क डायग्राम इन फिगर 1 कॉपीड बिलो एंड टू टेबल 1 इन द इंसर्ट। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? कंप्लीट द नेटवर्क डायग्राम एट नोट 2। अच्छा, ये मैं सवाल जो है ये हम साथ साथ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये किसी को असाइन, आसान है वैसे तो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये किसी को असाइन जरूर कर देता हूँ, तो कोई बच्चा इसको अटेम्प्ट कर ले। कौन सा? पार्ट 1 भी कंप्लीट द नेटवर्क डायग्राम आपने करनी है, वो उन्होंने नहीं की हुई। ये तो आपको नजर आ रहा है, नोट 2 खाली है, ठीक है ना? फिर कैलकुलेट द फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी ए, ये आपने निकालना है। तो आपको ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, ये पूरा करना है और मुझे भेज देना है। अच्छा, ये कौन बच्चा करेगा? ये भी हम देख लेते हैं अब जल्दी से, और फिर डिस्कस करेंगे ना इसको। अच्छा, ये कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, हमजा उस्मान आप, और अली अब्दुल गनी, आप दोनों ये कर लोगे? जी सर हो जाएगा। हो जाएगा। हमजा उस्मान आप भी कर लोगे ना? जी सर हो जाएगा। और राइट, गुड। तो मैं इस पे अभी कोई आपको सिर्फ बता रहा हूँ, थोड़ी सी बात आइडिया दूंगा सिर्फ। अच्छा, आपको पता है कि ईएसटी, अब नोट 2 को देख लो, ईएसटी कैसे निकालते हैं आपको पता है? ईएसटी निकालने का तरीका है, लेफ्ट से राइट जाते हैं और एक्टिविटीज की जो ड्यूरेशन है उसको ऐड करते जाते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें एक बात आपने याद रखनी है, इसमें जो एक डॉटेड लाइन आपको बनी हुई नजर आ रही है, ये वाली, ये क्या है? कोई बताएगा आप में से? ये क्या चीज है? एनीवन? सर ये डमी एक्टिविटी। वेरी गुड, कौन बोला है? प्रकाश। निकाश जी, निकाश आपसे तो खैर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। डमी एक्टिविटी, बिल्कुल। तो ये पाथ हमें यहाँ नजर आ रहा है इधर भी, लेकिन डमी एक्टिविटी का कोई टाइम नहीं होता, बस ये आपने ध्यान में रखना है। पाथ तो है, लेकिन टाइम कोई नहीं होता उसका, तो इसलिए आप वहां से गुजरोगे भी तो वहां कुछ टाइम काउंट नहीं होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। पाथ है जरूर, आप यूं भी जा सकते हैं और आप यूं भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका टाइम कोई नहीं है, बस ये मैंने आपको हिंट देना, बताना था सिर्फ। अच्छा, अगली बात आपको बताना है मैंने कि जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी ए। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या है, वो मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है? वो क्या होता है वैसे? EST नेक्स्ट एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन माइनस EST दिस एक्टिविटी। क्या? एक्टिविटी ई जो है अगर उस पर निकालना है तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? EST नेक्स्ट एक्टिविटी, तो ई से नेक्स्ट कौन सी है? एफ, ठीक है, माइनस ड्यूरेशन, ई की ड्यूरेशन क्या है? दी हुई है, माइनस EST दिस एक्टिविटी, दिस मतलब ई की, तो ई की EST क्या है वो आप निकालोगे तो पता चलेगा। तो ये फॉर्मूला है फ्री फ्लोट का, ठीक है जी? तो आपको पता है, आप इसको निकाल लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, कैलकुलेट द टोटल फ्लोट ऑफ एक्टिविटी जी। तो ये भी करना आपने अपना अली अब्दुल गनी,
एंड हमजा उस्मान, आपने ये थर्ड पार्ट भी करना है, टोटल फ्लोट। इसका फॉर्मूला भी क्या होता है आपको पता है कि EST माइनस ड्यूरेशन माइनस, सॉरी क्या बोलती है मैंने, क्या कहते हैं यहाँ पे, LFT माइनस ड्यूरेशन माइनस EST। अब इसमें एक्टिविटी एक ही है, आपने अगर जी में निकालना है ना तो LFT भी जी का होगा, ठीक है, ड्यूरेशन भी जी की होगी और EST भी जी का होगा, ठीक है। 12 ये आप निकाल लीजिएगा और फिर मुझे भेज दीजिएगा, हम इसको देख लेंगे। तो ये ओके आपने सर। ही करना है, ये आपने करने। आगे चलते हैं। Evaluate whether the operations manager is right to be confident that the new machines will be ready for production within the 14-day deadline। अच्छा, अब ये सवाल है और ये सवाल जो है वो अब हमें आता है 12 नंबर का, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब 12 नंबर का है तो उसमें ऑफ कोर्स 2 नंबर हमारे पास नॉलेज के होते हैं, लेकिन अब वो कहता है कि लेवल 2 पे जाना है। फिर आपके पास 2 नंबर एप्लीकेशन के होते हैं, ये मैं बार बार बताता जाऊंगा ना तो आपको हिफज हो जाएगा ये। उसमें भी लेवल 2 पे जाना है आपने। उसके बाद आप एनालिसिस पे जाते हैं, लेवल 2 है उसमें भी, उसके 2 नंबर है। और उसके बाद फाइनली आपने वैल्यूएशन पे जाना है जिसके 6 नंबर है, और उस पे आपने लेवल 3 पे जाना है। और आपको पता है कि ये सारे लेवल क्या होते हैं। मैंने अब देखना है कि आप इन लेवल को समझते हो तो इसको आंसर में इस्तेमाल कैसे करते हो। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। अच्छा, आपने अब जब बताना है कि नई मशीन रेडी होगी कि नहीं होगी तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉस एंड कॉन्स बताने हैं ना, आप बताओ, ठीक है। 2 से 3 पॉइंट आपने बता दिए, 2 पॉइंट भी बता दिए तो बहुत है बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर आप बॉडी में वैल्यूएशन करेंगे साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि आपने एक पॉइंट बताया, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, उसने पूछा है क्या वो कॉन्फिडेंट है 14-डे डेडलाइन पूरी कर लेगा। अब हम जाते हैं केस स्टडी में, मैं एक सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको। उसने यहाँ मैंने आपको बताया था केस पढ़ते हुए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड यूज्ड नेटवर्क एनालिसिस। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर पहली दफा कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो एक्सपर्ट नहीं है, और नहीं है तो इसका मतलब है एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर कि आप टाइम पर पूरा ना कर सकें या आपके पास टीम नहीं है, डेवलप आपने करना है, ठीक है। अब मैं एंड पे ये कह देता हूं, फॉर दिस रीजन आई बिलीव दैट द मैनेजर शुड नॉट बी कॉन्फिडेंट दैट द मशीन विल बी रेडी फॉर द प्रोडक्शन 14। तो ये वैल्यूशन आ गई ना। या जो मैंने तरीका बताया हुआ पहले भी बच्चों को, आपने कहा कि आपने लिख दिया कि अगर पहले लिखा हुआ है कि वो कॉन्फिडेंट है, आपने लिखा वो कॉन्फिडेंट है, जो वजह आपने बता दी कोई भी, और आपने नीचे ये मैंने बताया क्या, ये मैंने एवोल्यूशन बताई है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये रीजन मैंने क्या कहा है आपको, एवोल्यूशन में काउंटर आर्गुमेंट चलता है, लेकिन अगर काउंटर आर्गुमेंट में आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस नहीं किया तो वो काउंटर आर्गुमेंट बन के रह जाएगा, एवोल्यूशन नहीं बनेगी। ये मैंने बहुत दफा बताया है, और उसमें एनालिसिस के नंबर मिलेंगे, एवोल्यूशन के नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन को एड्रेस करना जरूरी है। हर आर्गुमेंट के बाद आप बता दें कि ये कॉन्फिडेंट होगा नहीं होगा, और साथ में कुछ डेवलप कर दें जो भी आप करना चाहते हैं, तो आप लेवल 2 वैल्यूएशन पे पहुंच जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और लेवल 2 वैल्यूएशन कहीं भी की हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको बताया है कि आपको नंबर यहाँ किस तरह मिल रहे हैं, लेवल 1 के 2 नंबर, लेवल 2 के तो 4 नंबर तो आपको मिल जाएंगे अगर आपने कोई सी 2 जगह पर लेवल 2 वैल्यूएशन शो कर दिए। तो अच्छी बात नहीं है कि 2 आपने पॉइंट शो किए, फर्ज किया, और उनमें वैल्यूएशन भी की हुई है लेवल 2 की, तो 4 नंबर तो वैल्यूएशन के यही मिल गए। अब एंड पे जब आप पहुंचोगे लेवल 3 वैल्यूएशन करने के लिए तो सिर्फ 2 नंबर चाहिए होंगे, तो आसानी हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप बॉडी में नहीं करते तो सारी लेवल 2 और लेवल 3 दोनों आपको एंड पे करनी पड़ जाएंगी, और वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो अब ये हमें समझ आ गई। अब आपने इसको लेकर चलना है, मैंने आपको बता भी दिया, आप केस की इंफॉर्मेशन को ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एंड पे आपने फाइनल वैल्यूएशन भी देनी है। अच्छा, ये वाला सवाल जो मैं दे रहा हूं, इसको भी हम देख लेते हैं कि किन बच्चों को देना है। ये मैं दे रहा हूं, एक तो मैं दे रहा हूं जी आयजा निसार आपको, और एक मैं दे रहा हूं नकाश चावला आपको। ये आप दोनों ने ये सवाल कंप्लीट करना है और मुझे वही फ्राइडे की रात तक भेजना है। बाद में भेजोगे ना तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, कोई टाइम ही नहीं होता। मैंने और भी क्वेश्चन चेक करने हैं, जैसे नकाश आपने और क्वेश्चन भेजे हुए हैं या और बच्चों ने भेजे हुए हैं, तो वो भी मैंने देखने होते हैं। अच्छा, तो आप दोनों कर लेंगे। आयजा, इज इट ओके ना? यस सर। और नकाश आप भी, मुझे पता है आप कर ही लोगे, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपके आंसर होंगे, और अगर आपके आंसर सही होंगे, आपने वो लेवल शो कर रहे हैं, तो
आपका कॉन्फिडेंस तो स्काई रॉकेटिंग हो जाएगा ना, चला जाएगा। अच्छा आगे देखिए अगला सवाल हम, ओहो ये क्या हो गया, 12 जो भी हुआ गलत हुआ है, तो हम इसको अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपने इसके मार्क्स नहीं देखने, ठीक है, जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करना, अभी उसे 12 ही है। आगे आ गया, evaluate the likely impact on AP of the introduction of the new employment legislation। ठीक है, ये भी सवाल उन्होंने पता नहीं 14 का लिखा हुआ है 16 का, हम 12 के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, तो वो 2 के लेवल 1, ठीक है, बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए। 2 ऐप, ये भी लेवल 1, फिर उसके बाद सॉरी गलत देखा, मैंने भी गलत कर दिया, ये तो भाई सवाल है 12 वाला, तो लेवल 1 कहाँ से आ गया, लेवल 2, ठीक है, फिर 2 एनालिसिस, ये भी लेवल 2, और फिर 6 एवेल्यूएशन, ये लेवल 3, ठीक हो गया। अच्छा अब सवाल के देखने, evaluate the likely impact on AP of the introduction of the new employment legislation। ये बहुत आसान सवाल होते हैं, क्योंकि आप इसमें को क्या करना है कि आपको चले जाना है वहां पर जहां पर ये बात हुई हुई है, और ये बात कहाँ हुई हुई है, ये बात किधर गई, ये, ठीक है। अच्छा अब कुछ बच्चों का ये ख्याल है कि सर इसका मतलब है कि जो केस में इंफॉर्मेशन या हेडिंग बनी हुई है रिलेटेड उसे, तो हम क्वेश्चन से रिलेटेड तो सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है, तो वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन होगी ना, तो मेरा आंसर है नो। हो सकता है केस में कहीं किसी और जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हो जो आपकी वैल्यूएशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे मैंने बताया हुआ कॉकपिट, बताया हुआ है ना कि वैल्यूएशन करते हुए आपने कॉकपिट ध्यान में रखना है, मैंने वीडियोस में शो किया हुआ है, तो उसके लिए आपको हो सकता है केस के बाकी जो एरियाज हैं वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो यहाँ से तो इंफॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आप समझे कि सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है और इसी को इस्तेमाल करना है, तो वो शायद ठीक नहीं है, आपकी वैल्यूएशन शायद उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, आपकी जो जस्टिफिकेशन है, रिकमेंडेशन है, वो उतनी स्ट्रांग ना हो पाए। अच्छा अब यहाँ नजर आ रहा है तो आप बड़े आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जब कह दिया कि जी भाई, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि जी वो कह रहे हैं पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी की, तो इसका मतलब है कि फीमेल जो है उनको प्रॉपर चांस नहीं दिए जाते यहाँ पर, तो इसका मतलब है जब फीमेल्स को भी चांस देंगे और उनकी पे बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। आगे आप जिस तरह मर्जी पॉइंट की डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन बहुत आसान है, आप आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा इसी पॉइंट को ये जो हम बात कर रहे हैं जिसकी किधर चला गया ये, कि इम्प्लीमेंट अ पॉलिसी ऑफ डाइवर्सिटी एंड इक्वालिटी, या हम ये रहते हैं ट्रेड यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने अगर लेजिस्लेशन लेकर आया तो उसमें ये जो 28 अनफेयर डिसमिसल्स हैं ये रौला पड़ गया, आप इसका इम्पैक्ट बता सकते हैं, चेन ऑफ क्या कहते हैं इसे, एनालिसिस कर सकते हैं, कंप्लेंट्स ये भी आ सकती है चीज अगर आ रही है तो, या टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो ये आप आसानी से लिंक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ नॉलेज का उतना अमल दखल है नहीं, तो इसको भी मैं असाइन कर देता हूँ किसी बच्चे को, और फिर बाद में ना ये आप ध्यान में रखें, और बाद में आपने फिर मैं आपको क्वेश्चन भी ये शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो ये क्वेश्चन करने हैं जनाब, एक ये करेगा जी अहमद चौधरी, आपने करना है, ठीक है, बारामूला, और एक जो है वो ये सफिया मुबशर, आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है अहमद, ओके। सवाल कौन सा? ये 12 वाला मैं शेयर कर दूंगा ना, सवाल आपने देख तो लिया ना, पता चल गया ना कौन सा सवाल है, पता नहीं कौन सा देखा है। आप क्या सो रहे थे, अब भाई हाँ सवाल जी। अभी मैं शेयर भी कर दूंगा, अच्छा सो रहे थे तो फिर ठीक है, ये सवाल जो है ना वो ये वाला सवाल है, और ये सवाल मैं अभी ओवरऑल ये पेपर पूरा शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। ठीक है। हाँ तो बस सिर्फ देर में रख लो कि ये लेजिस्लेशन वाला सवाल है, स्टेटमेंट आपको बाद ओके। में पता चल जाएगी। अच्छा ओके, और सफिया ने तो वैसे भी ओके कर दिया है, वो माशाल्लाह तैयारी होती है हमेशा। अच्छा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो देखिए आपकी कितनी इंप्रूवमेंट होती है, हम ज्यादा पेपर ना भी करें लेकिन आपको वो स्किल आ जाएगी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारे पेपर में केस स्टडी ऑलमोस्ट एक जैसी ही देते हैं, एचआर का प्रॉब्लम, ऑपरेशन का प्रॉब्लम, मार्केटिंग का प्रॉब्लम, वगैरह वगैरह। अच्छा आगे हम आ गए जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, रेफर टू लाइन, अच्छा ये रेफर टू लाइन 39 to 44, कैलकुलेट फॉर द न्यू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा अब ये चीज जो हमने अभी पढ़ा है इस बात को कि टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी और प्रॉफिट और लॉस कितना होगा, उसने कहा रेफर टू लाइन 39 to 44, तो जरा चलते हैं 39 to 44 पे, कहां पर है जी ये 39 44, ठीक है, आ गया हमारे पास,
ये है सारा इंफॉर्मेशन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई गवर्नमेंट कह रही है $70 की हमें बेचो क्लाइंबिंग फ्रेम्स, और वो बेचते हैं $110 की। और जब उन्होंने हिसाब लगाया तो पता चला कि उनकी जो कॉस्ट है फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के एट द करंट लेवल वो तो $80 है। तो अगर वो $80 की बेचेंगे तो क्या आप, मैं जनरल पूछ रहा हूं, तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए? $80 कॉस्ट है, $70 की बेच रहे हैं, क्या किसी भी सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए? बताएं, कोई बता सकता है? सर वैसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन ना क्योंकि ये गवर्नमेंट हमारा एक मेन कस्टमर है, तो इसीलिए इसके लिए कर लेना चाहिए ताकि ये आगे भी हमें ऑर्डर देता रहे। ना जैसे आपने रेलेवेंट बताया, जर्नल सा है, और नकाश ने तो सीधा इनकार ही कर दिया। तो मैं कहूंगा इन सर्टेन सिचुएशन कर सकते हैं। क्यों? यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? कौन सा? कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्यों? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि आप वो प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें आप सारी कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, और अगर आपकी कॉस्ट कम है आपके रेवेन्यू से और प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट को ओके करना है। ठीक है, लेकिन अच्छा, नकाश साहब कह रहे हैं सर बाकी कस्टमर भी कहेंगे कि हमारे इस प्राइस पे दो। फाइन, ओके, आप आर्गुमेंट दे सकते हो, बिल्कुल। हाँ, अभी पहले सुन तो, ये ठीक है, ये आपकी बात सही है, ये आप लिख सकते हो, ये आर्गुमेंट भी, ये आप लिखोगे ना जब डेवलप करोगे तो। अच्छा, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है और कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग का कुछ हिस्सा कवर हो रहा है, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप उस प्रोजेक्ट को टेकअप कर लें, अदरवाइज आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब देखें कैसे, मैं आइडिया दे रहा हूँ अभी आपको। अच्छा, $70 की चीज वो बेचेंगे, तो क्या उनकी $50 जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेजेस और मटेरियल वाली, वो कवर हो रही है ना? बिल्कुल हो रही है। और उसके बाद कितने बच रहे हैं? $20। ऐसे है ना? $70 की प्राइस मिलेगी उन्हें, अगर गवर्नमेंट को बेचेंगे, $50 की उनकी कॉस्ट कवर होगी, $20 ऊपर आ रहे हैं। उनकी जो फिक्स कॉस्ट है, जिसे इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल रहे हैं, वो है $30। इसका मतलब है $30 में से $20 मिल रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन आ रही है, लॉस हो रहा है, प्रोजेक्ट को उठाने से लॉस हो रहा है, लेकिन $20 की कंट्रीब्यूशन हो रही है। अब आप इमेजिन करो कि अगर वो ये प्रोजेक्ट नहीं लेते, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उन्हें ये $20 नहीं आएंगे, और ये जो $30 हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के, ये बाकी आउटपुट जो बना रहे हैं उस पर चले जाएंगे, तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हमें अभी नहीं पता, हमने निकाला नहीं, हो सकता है लॉस हो जाए, या अगर लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों बता रहा हूँ कि ये $30 अभी किस पे चार्ज हो रहे हैं? करंट लेवल जो भी वो बना रहे हैं उसी पे चार्ज हो रहे हैं ना ये। लेकिन जब वो ये डील ले लेंगे तो पर यूनिट अगर हम देखें तो $20 की कंट्रीब्यूशन होगी। इसका मतलब है सिर्फ जो $10 है वो कवर नहीं होंगे, और वो जाएंगे करंट लेवल ऑफ आउटपुट पे। बाकी जो $20 है वो तो गवर्नमेंट के क्लाइंबिंग फ्रेम बना के निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी बिजनेस की, जो बाकी प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। और ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो भी आपका ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट शेयर हो गई ना। वो तो कंट्रीब्यूशन जो आ रही है $20 की, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहे हैं, मैंने तो कंट्रीब्यूशन बताई आपको, उसने कहा है टोटल कंट्रीब्यूशन निकालें। मैंने जो कंट्रीब्यूशन बताई है ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये आपने निकालना है। अभी बात करते हैं इस पे। आगे टोटल प्रॉफिट और लॉस, ये भी आपने निकालना है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो सवाल है, ये मैं चूंकि एक ही बच्चे को दूंगा, क्योंकि अगला सवाल अगर गौर करें ना, यू मे रेफर टू योर आंसर टू 4A एंड अदर इंफॉर्मेशन, recommend how the marketing manager should respond to the proposed government contract, justify your recommendation। तो ये एक ही बच्चे को देना जरूरी है, क्योंकि एक बच्चा आंसर निकालेगा तो निचले वाला जो है वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बहरहाल मैं अभी इसकी बात कर लेता हूँ। तो इसमें भी ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि ये 12 नंबर का ही होगा, और इसमें भी वही होगा क्या कि 2 नंबर नॉलेज के हैं लेकिन लेवल 2 पे जाना पड़ेगा, 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं लेकिन लेवल 2 पे जाना पड़ेगा, 2 नंबर एनालिसिस के हैं, यहाँ पर भी लेवल 2 पे जाना पड़ेगा, और 6 नंबर वैल्यूएशन के हैं। तो आप बॉडी में भी वैल्यूएशन करेंगे और एंड पे भी करेंगे, तो लेवल 3 आपको अचीव हो जाएगा। अच्छा, ये अब उन्हें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो एक तो आप ऊपर की इंफॉर्मेशन देखेंगे कि प्रॉफिट जो है ना वो उसको क्या होगा। ऊपर अगर मैं चलूं, यहाँ पर वो कह रहे हैं ना
कि अगर क्या कह रही थी